हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल RNCC नर्सिंग ऑनलाइन कोचिंग। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी हम करेंटली यहाँ पे अपने चैनल पे MCQ सेशन चला रहे हैं, जो कि अपने आने वाले एग्जाम जैसे SG PGI, RML लखनऊ और PGI चंडीगढ़ और नोटसेट जो 23 है उसको कंसिडर करते हुए हम अपनी टेस्ट सीरीज रन कर रहे हैं। तो उसी का एक अगला सेशन होने वाला आज। बिफोर स्टार्ट मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि हमारी एक ऑफिशियल ऐप है RNCC, जिसके ऊपर हम डेली बेसिस के ऊपर टेस्ट सीरीज चला रहे हैं अपन, जो कि आपके इन एग्जाम्स पे जो आधारित है। ठीक है, तो आप इन सभी को आप बाय करके अपनी प्रिपरेशन को और अच्छी बना सकते हो। ठीक है, आपको काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस के अंदर हमने इनका प्राइस भी रखा, ताकि हर स्टूडेंट इसको क्या करे, वेरी अपने अकॉर्डिंग इसको बाय कर सकें और अपनी प्रिपरेशन को और अच्छी कर सकें। उसके अंदर हम टॉपिक वाइज भी टेस्ट सीरीज दे रखा है। लाइक जो टॉपिक हम यहाँ पे सेशन में सोल्व कर लेते हैं, तो उसके और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उस टॉपिक में से, वो भी अपन वहाँ पे पढ़ के अपन उनका भी आंसर कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए नर्स इज असेसिंग ए क्लिनिक पेशेंट विथ डायग्नोसिस ऑफ हेपेटाइटिस ए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली रूट ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हेपेटाइटिस ए का रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ रूट क्या है, कैसे हेपेटाइटिस ए 1% टू अनदर पर्सन में फैलता है। ऑप्शन है हमारे पास में, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पार्टनर, कंटामिनेटेड फूड, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, या फिर इलीगल ड्रग यूजेस से। ठीक है, आप जब सेक्सुअल कांटेक्ट करते हैं अपने पार्टनर से तब हेपेटाइटिस ए फैलने की रिस्क रहती है, या फिर कंटामिनेटेड आप फूड का आप कंज्यूम करते हो तब रहती है, या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन में, या फिर इलीगल ड्रग यूज आप जब करते हो तब उसके अंदर हेपेटाइटिस ए। तो कौन सा ऑप्शन जो होगा हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो रहने वाला है वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जो हेपेटाइटिस ए है वो कैसे फैलता है, फीको ओरल रूट से। ठीक है, तो अपन वन बाय वन अपन क्या करेंगे, हेपेटाइटिस के बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं हेपेटाइटिस ए। तो इसका क्या ट्रांसमिशन है, इसका ट्रांसमिशन है फीको ओरल रूट से। इसका क्या होता है, ट्रांसमिशन होता है 1% टू अनदर पर्सन। इस हेपेटाइटिस को अपन ऑल्सो नोन एज इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस, इसको हम क्या करते हैं, इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस भी कहते हैं। इसके बाद में क्या क्वेश्चन पूछता है अपने से, इससे इंक्यूबेशन इसका पीरियड कितना होता है, कितने टाइम पे ये अपने सिम्टम वगैरह अपीयर करना शुरू कर देता है। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 2 to 6 वीक तक। ठीक है, तो ये हो गया अपना कौन सा, हेपेटाइटिस ए, जो कि किससे फैलता है, फीको ओरल रूट से। ओके, अब इसके बाद में फीको ओरल रूट से और कौन सा फैलता है वो भी अपन साथ साथ पढ़ लेते हैं। वो होता है हेपेटाइटिस ई। तो हेपेटाइटिस ए का भी रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, फीको ओरल रूट। ठीक है, हेपेटाइटिस ए भी फीको ओरल रूट, जैसे कंटामिनेटेड फूड है, प्रॉपर हाइजीन वगैरह मेंटेन नहीं कर रहे हैं, मतलब ओपन डिफिकेशन कर रहे हैं पेशेंट वगैरह, तो वहाँ अपन क्या फैल सकता है, फीको ओरल रूट से हेपेटाइटिस ए हमें देखने को मिल सकता है। इसके बाद में अगर ये प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर एक्यूट होता है हेपेटाइटिस ई, ठीक है, अगर फीमेल क्या होनी चाहिए, प्रेग्नेंट होनी चाहिए, और ये क्या है उसके अंदर अगर हेपेटाइटिस ई एक्यूट हेपेटाइटिस होता है, तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, फुलमिनेंट हेपेटाइटिस। ठीक है, तो ये वाला हेपेटाइटिस क्या हो जाता है, मोस्ट डेंजरस हेपेटाइटिस इन प्रेगनेंसी। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, पहले भी पूछा हुआ है क्वेश्चन इस टॉपिक से कि मोस्ट डेंजरस हेपेटाइटिस इन प्रेगनेंसी कौन सा है, तो वो कौन सा है, वो है फुलमिनेंट हेपेटाइटिस, जो कि किसका टाइप है, हेपेटाइटिस ई को अपन जब प्रेगनेंसी के अंदर हेपेटाइटिस ई होता है पेशेंट को, तो उसके अंदर इमीडिएट या फिर अर्ली लीवर फेलियर की यहाँ पे कंडीशन देखने को मिलती है अदर हेपेटाइटिस से। ठीक है, इसके बाद में हम अभी बात कर लेते हैं, इसका भी रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, सेम है दोनों का। अब इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं हेपेटाइटिस बी की अपन बात कर लेते हैं। तो हेपेटाइटिस बी को एक अकेला हेपेटाइटिस ऐसा है जो क्या है, एक DNA वायरस है। ठीक है, ओनली हेपेटाइटिस बी इज द DNA वायरस, रेस्ट ऑफ ऑल आर RNA वायरस। ठीक है, तो हेपेटाइटिस बी क्या है, एक प्रकार का DNA वायरस है। इसके बाद में इसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन पूछते हैं। ठीक है, रूट ऑफ ट्रांसमिशन इसका पूछते हैं, तो इसका कौन सा होता है, इसका होता है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से। ठीक है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैल सकता है, पर्सन की बॉडी फ्लूइड से भी ये क्या है 1% टू अनदर पर्सन जो है वो फैल सकता है। ठीक है, और जो नीडल स्टिक इंजरी
नीडल स्टिक इंजरी NSI, तो उससे भी हेपेटाइटिस बी फैलने का खतरा रहता है, ठीक है। और या फिर ब्लड कंटामिनेटेड जो भी चीज़ें रहती हैं उनसे भी ये हमारा हेपेटाइटिस जो है वो स्प्रेड होता है, ठीक है। तो इन सब रीजंस की वजह से इस हेपेटाइटिस को भी अपन एक स्पेशल नाम देते हैं। इसको हमने क्या नाम दिया, सीरम हेपेटाइटिस, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, सीरम हेपेटाइटिस, ठीक है। आप सभी को इनका क्या नाम भी आपको याद रखना, साथ साथ में आप अपने नोट्स भी प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए। इसके बाद में कौन सा हेपेटाइटिस होता है, हेपेटाइटिस सी। तो हेपेटाइटिस सी के बारे में पढ़ लेते हैं। हेपेटाइटिस सी को अपन ने क्या बोला, इसका इंक्यूबेशन पीरियड कब होता है, हेपेटाइटिस बी का एक बार ये देख लेते हैं। हेपेटाइटिस बी का इंक्यूबेशन पीरियड हमारा होता है 6 to 24 वीक तक, ठीक है। और हेपेटाइटिस सी और ए का दोनों का सिमिलर रहता है सब कुछ, ओके। अब पढ़ लेते हैं अपन हेपेटाइटिस सी के बारे में। तो हेपेटाइटिस सी को कब देखते हैं, जब पेशेंट के अंदर ऑर्गन, अब क्या कर रहे हैं 1% 1% ऑर्गन का क्या हो रहा है, ट्रांसप्लांट हो रहा है। तो अगर हेपेटाइटिस बी वाले पर्सन का हेपेटाइटिस वाले पर्सन का अगर किसी में ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर दिया तो उसको भी वो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन से जो हेपेटाइटिस होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, हेपेटाइटिस सी। इसके बाद में एक और क्वेश्चन आता है कि आपको एग्जाम के अंदर दे दिया कि भाई एक पर्सन को जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे उसको हेपेटाइटिस हो गया, तो कौन सा हेपेटाइटिस हो सकता है, हेपेटाइटिस सी हो सकता है। इसके बाद में क्या क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए इस हेपेटाइटिस को हमने भी क्या नाम दिया, ऑल्सो नोन एज पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस भी हम इसको कहते हैं। अब इसके बाद में इसका इंक्यूबेशन पीरियड की अपन बात कर लेते हैं। इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, वो होता है 6 to 10 वीक, इसका क्या रहता है, इंक्यूबेशन पीरियड रहता है। अब इसके बाद में एक और हेपेटाइटिस हमें देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है हेपेटाइटिस डी। तो हेपेटाइटिस डी के अंदर क्या देखने को मिलता है, जिस पर्सन को हेपेटाइटिस बी रहता है, ठीक है, उसी पर्सन में आगे जाके वो हेपेटाइटिस डी भी उस पर्सन को हो सकता है। इसके बाद में हम ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन का हमने पढ़ लिया, कंटामिनेटेड फूड का हमने पढ़ लिया, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट विद एन इन्फेक्टेड पार्टनर का पढ़ लिया। अभी ऑप्शन में हमारे हमको क्या दिया गया है, इलीगल ड्रग यूज। तो इलीगल ड्रग यूज से कौन कौन से हेपेटाइटिस फैल सकता है, तो हेपेटाइटिस बी एंड सी, ठीक है। हेपेटाइटिस बी भी इलीगल ड्रग यूज से फैल सकता है, हेपेटाइटिस सी भी जो है वो इलीगल ड्रग यूज अपन करते हैं, तो उसके अंदर भी हेपेटाइटिस सी जो है अपन 1% to 1% हमारे स्प्रेड हो सकता है, ठीक है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, हेपेटाइटिस ए हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, क्योंकि हेपेटाइटिस ए जो है वो कैसे फैलता है, कंटामिनेटेड फूड से क्या है हमारा हेपेटाइटिस ए स्प्रेड होता है। तो ये कुछ हेपेटाइटिस है, इनके जो टाइप्स वगैरह है ये हमने शॉर्ट के अंदर डिस्कस किए हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। While doing colostomy irrigation, the height of the irrigation bag should be around, ठीक है। जब भी अपन पेशेंट को क्या है कि पेशेंट को क्या करवाई गई है, कोलोस्टोमी लगाई गई है, उसका हमें क्या करना है, इरिगेशन करना है, उसको क्लीन करना है, ठीक है। तो हाइट ऑफ द इरिगेशन बैग क्या रहना चाहिए, ठीक है, इरिगेशन बैग की हाइट क्या रहनी चाहिए, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन हमारे पास में 18 इंचेज, 12 इंचेज, 36 इंचेज या फिर 24 इंचेज। तो कितने इंच की हाइट पे जो है हमें कोलोस्टोमी बैग को रखना है इरिगेशन के लिए, ठीक है। कोलोस्टोमी इरिगेशन बैग को हमें क्या करना है, रखना है कोलोस्टोमी के इरिगेशन के लिए। तो क्या रहेगा हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, तो शुरू करने अपना आंसर पे जाने से पहले अपन क्या कर लेते हैं, कोलोस्टोमी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो कोलोस्टोमी जो है हमारा 2 वर्ड से मिलकर बना होता है। एक तो हो गया हमारा कोलन प्लस स्टोमी, ठीक है, स्टोमी बोल दो या फिर इसको अपन क्या बोल सकते हैं, स्टोमा, ठीक है। अब कोलन का तो अपना हो गया इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में भी कौन सी, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। मोस्ट कॉमन अपन क्या करते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में अपन कोलोस्टोमी परफॉर्म करते हैं। एंड लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर अपन क्या कर रहे हैं, स्टोमा का मतलब क्या होता है, ओपनिंग। तो लार्ज इंटेस्टाइन में किसी भी प्रकार की ओपनिंग को बनाना अब क्या कहलाती है, कोलोस्टोमी, ठीक है। अब कोलोस्टोमी कब कहाँ पे बनती है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो ये कोलोस्टोमी बनती है एंटीरियर एब्डोमिनल की जो वॉल होती है वहां पे हम क्या करते हैं, कोलोस्टोमी अपन बनाते हैं। इसके बाद में कोलोस्टोमी क्या रहते हैं, क्या टाइप्स। तो कोलोस्टोमी के टाइप्स में फर्स्ट आती है हमारी कौन सी, कोलोस्टोमी। तो कोलोस्टोमी के अंदर अपन क्या करते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर अपन क्या करते हैं, ओपनिंग करते हैं। तो इसके अंदर भी 3 टाइप होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा लूप कोलोस्टोमी। तो लूप कोलोस्टोमी कहाँ पे करते हैं, जब जहां पे हमारी ट्रांसवर्स जो हमारी कोलोन रहती है वहां पे हम कहाँ क्या परफॉर्म करते हैं, लूप कोलोस्टोमी, ठीक है। रफली डायग्राम बना रहा हूं मैं। तो यहाँ पे क्या होगी हमारी लूप
कोलोस्टोमी। ठीक है, अब इसके बाद में सेकंड नंबर कोलोस्टोमी कौन सी होती है? एंड कोलोस्टोमी। तो एंड कोलोस्टोमी कहाँ पे बनते हैं? ये हमारे जो डिसेंडिंग कोलोन रहती है वहां पे हमारी क्या बनती है? एंड कोलोस्टोमी। ठीक है, तो इसके अंदर एंड कोलोस्टोमी के अंदर अपन क्या करते हैं, जो डिस्टल पार्ट रहता है, जो रेक्टम का जो डिस्टल पार्ट रहता है, डिस्टल पार्ट, उसको हम क्या करते हैं? रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के बाद में अपन जो कोलोस्टोमी करते हैं वो कौन सी होती है? एंड कोलोस्टोमी। इसके बाद में एक कोलोस्टोमी और होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? डबल बैरल कोलोस्टोमी। ठीक है, डबल बैरल कोलोस्टोमी को अपन ने कहाँ परफॉर्म करते हैं? एक को तो अपन ने कर दिया यहाँ पे, दूसरे को हमने कर दिया यहाँ पे। तो इस वाले कोलोस्टोमी से तो अपन क्या करते हैं? स्टूल वगैरह का अपन जो है वो पास आउट करवा लेते हैं, और इधर वाले का हम क्या करते हैं कि यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं? उसको इरिगेशन के लिए या फिर मेडिकेशन देने के लिए भी अपन क्या कर सकते हैं? इसको आगे काम में ले सकते हैं। इसी के साथ ही एक और ओस्टोमी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? इलियोस्टोमी। ठीक है, इलियोस्टोमी के अंदर अपन क्या करते हैं? इलियम रीजन के अंदर अपन क्या करते हैं? ओपनिंग बनाते हैं। तो ये वाली ओपनिंग कहां बनेगी? ये बनेगी राइट साइड टू द एम्बलिकस। तो एक क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ टेम्परेरी कोलोस्टोमी। ठीक है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ टेम्परेरी कोलोस्टोमी कौन सी होती है? इलियोस्टोमी। ठीक है, तो आपको एक क्वेश्चन ध्यान में रखना है। इसके बाद में हम क्या एक ओपनिंग हम और बनाते हैं यूरिन पास आउट के लिए, उसको अपन क्या बोलते हैं? यूरोस्टोमी। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जिसका भी ब्लैडर कैंसर होता है, फिर ब्लैडर के थ्रू यूरिन पास आउट नहीं कर पाता आगे यूरेथ्रा के थ्रू, तो उस पेशेंट में हम क्या करते हैं? यूरोस्टोमी करते हैं। तो इसके अंदर अपन ओपनिंग बनाते हैं, एक तो इलियल कॉन्ड्यूट की और इंडियाना पाउच की। ठीक है, जैसे हम स्टूल के रिजर्वायर के लिए अपन जैसे कोच पाउच वगैरह बनाते हैं, वैसे इंडियाना पाउच भी एक होता है। ठीक है, तो ये किस में काम आता है? ये अपन को यूरिन को पास आउट करने में ये हेल्प करते हैं। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं कोच पाउच की। कोच पाउच क्या काम होता है? किसको अपन बोलते हैं कोच पाउच? कोच पाउच को अपन बोलते हैं स्टूल रिजर्वायर। ठीक है, तो ये हो गए कुछ बेसिक से। अब इसके बाद हम बात करते हैं इरिगेशन की, कि भाई इरिगेशन में अपने को क्या क्या काम आना चाहिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? बेस्ट टाइम फॉर कोलोस्टोमी इरिगेशन। तो कोलोस्टोमी इरिगेशन का बेस्ट टाइम कौन सा होता है? बेस्ट टाइम होता है अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग और या फिर 2 to 3 आवर आफ्टर फीडिंग। ठीक है, आफ्टर मील या फिर 2 to 3 आवर आफ्टर जो है वो फीडिंग के अपन बाद में क्या करेंगे? कोलोस्टोमी इरिगेशन शुरू कर देंगे। ठीक है, अब कोलोस्टोमी इरिगेशन का आपको क्या पूछता है? पोजीशन पूछता है। एग्जामिनर की पोजीशन क्या रखनी है? तो पोजीशन रखनी है हमको सीटिंग पोजीशन या फिर सेमी फॉलोअर पोजीशन। अब इसके बाद में करनी किससे है? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के हमेशा आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले तो डिस्टिल वाटर से भी आप कर सकते हो, नॉर्मल सैलाइन से भी आप कर सकते हो, और अगर आपको एंटीसेप्टिक की तरीके से आपको करना है तो उसके लिए अपन KMnO4 भी अपन काम में ले सकते हैं। तो इसका KMnO4 का रेशियो एक बार पूछा गया था एग्जाम के कि भाई क्या रेशियो से बनाना है, तो 1:5000 क्या करना है? इसको मिक्स करके KMnO4 को अपन को यूज लेना है। अब सॉल्यूशन का जो है वो टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भाई टेम्परेचर कितना होना चाहिए कोलोस्टोमी इरिगेशन में। तो टेम्परेचर होना चाहिए हमारे पास में 105 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 110 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो ये वाला जो टेम्परेचर है हमें मेंटेन करके रखना है। अब इसके बाद में एक और क्वेश्चन बनता है, क्रैम्प्स ड्यूरिंग कोलोस्टोमी। अगर कोई पेशेंट को जो कोलोस्टोमी के टाइम पे, इरिगेशन के टाइम पे क्रैम्प्स आ रहे हैं, तो अभी नर्स का क्या रोल है? तो यहाँ पे क्या कर देगी? टेम्परेरी क्या कर देगी नर्स? उसको क्या कर देगी? स्टॉप करेगी, और जब क्रैम्प सबसाइड होंगे तब क्या करेगी? टेम्परेरी वापस स्टार्ट कर देगी कोलोस्टोमी इरिगेशन का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि बेस्ट टाइम कौन सा है कोलोस्टोमी बैग को चेंज करने का? कोलोस्टोमी बेस्ट टाइम टू चेंज कोलोस्टोमी बैग। कोलोस्टोमी बैग को चेंज करने के लिए बेस्ट टाइम कौन सा है? तो बेस्ट टाइम है अर्ली मॉर्निंग। ठीक है, अर्ली मॉर्निंग हमें क्या करना है? बेस्ट टाइम करना है। अर्ली मॉर्निंग की क्यों रहता है? क्योंकि इस टाइम पे क्या है कि जो बोवल का जो मूवमेंट है वो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है?
डिक्रीज देखने को मिलता है अर्ली मॉर्निंग। ठीक है, अर्ली मॉर्निंग के बाद में वो एक्टिव हो जाता है। ठीक है, अर्ली मॉर्निंग मीन्स आप अर्ली मॉर्निंग 4-5 बजे के आसपास में आप क्या कर सकते हो, इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में क्या क्वेश्चन देखने को मिलता है, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, अगर यहाँ पे चेंजिंग करते टाइम पे स्मॉल यहाँ पे ब्लीडिंग होती हो तो ये क्या है, एक नॉर्मल कंडीशन है। ठीक है, स्मॉल ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, कोई बात नहीं, नॉर्मल कंडीशन है। अगर हैवी ब्लीडिंग होती है तो हमें क्या करना है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को हमें क्या करना है, इन्फॉर्म कर देना है। ठीक है, अब इसके बाद में कोलोस्टोमी से जो हमारा जो निकलता है फ्लूइड वगैरह या स्टूल वगैरह निकलता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इफ्लुएंट। ठीक है, एक टर्म पूछी गई थी एग्जाम के अंदर एक बार कि इफ्लुएंट किसको कहते हैं, तो कोलोस्टोमी बैग से जो भी मटेरियल निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं, इफ्लुएंट। या फिर स्टोमा से हमारा जो भी मटेरियल बाहर निकला है, ठीक है, इसको मैं लिखवा देता हूं, डिस्चार्ज फ्रॉम स्टोमा। ठीक है, जो अपन स्टोमा बनाते हैं, स्टोमा से जो भी फिकल मटेरियल हो गया, ठीक है, सारा जो कुछ बाहर निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं, इफ्लुएंट। इसके बाद में क्वेश्चन की बात कर लेते हैं इसी टॉपिक से। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन बनता है, असेसमेंट का। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। असेसमेंट से कई बार क्वेश्चन आता है कि जो स्टोमा का हमें क्या करना है, असेसमेंट करना है। तो जब हमने स्टोमा बनाया तो स्टोमा बनाने के फर्स्ट 24 आवर्स तक हमें असेसमेंट कैसे करना है, असेसमेंट करना है हमको एवरी 4 आवर्स से। ठीक है, फर्स्ट 24 आवर में क्या करना है, एवरी 4 आवर्ली हमें असेसमेंट करना है। आफ्टर 24 आवर्ली क्या करना है, हमें एवरी शिफ्ट जो है हमें स्टोमा का असेसमेंट करना है। आफ्टर 24 आवर एवरी शिफ्ट करना है, बट बिफोर 24 आवर हमें एवरी 4 आवर्ली हमें क्या करना है, स्टोमा का असेसमेंट करना है। तो अब क्वेश्चन क्या बनता है, एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि जब अपन इरिगेशन के लिए अपन जब कैथेटर यूज करते हैं तो कैथेटर इंसर्ट कितना करना चाहिए, कैथेटर इंसर्शन। ठीक है, कितना हमें कैथेटर इंसर्शन करना है। ठीक है, कोलोस्टोमी को इरिगेट करने के लिए कितना हमें कैथेटर इंसर्शन करना है, तो ये होता है हमारा 2 to 5 इंचेस। ठीक है, 2 to 5 इंचेस बोल दो, या फिर हमारा 8 to 10 सेंटीमीटर जो है हमारा कैथेटर को हमें क्या करना है, इंसर्ट करना है। इसके बाद में क्या क्वेश्चन बनता है, स्टोमा का कलर कैसा होना चाहिए। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टोमा का कलर भी हमसे एग्जामिनर पूछता है। तो स्टोमा का कलर जो, अगर स्टोमा नॉर्मल है तो नॉर्मल स्टोमा का कलर कैसा होना चाहिए, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। तो सबसे पहले तो वो कैसा होना चाहिए, मॉइस्ट होना चाहिए, ड्राई नहीं होना चाहिए, एंड राउंड होना चाहिए, बीफी रेड कलर का होना चाहिए, या फिर डार्क पिंकिश होना चाहिए। ठीक है, जो डार्क पिंक रेड कलर है तो ये भी हमारा स्टोमा का कलर होता है। तो वो कैसा कलर है, वो नॉर्मल कलर है। अब अगर एबनॉर्मल कलर हो गया, मतलब स्टोमा का कलर जो हमारा कैसा देखने को मिल रहा है, डार्क देखने को मिल रहा है। ठीक है, डार्क रेड कलर हो गया अगर स्टोमा का, तो ये किसको हमें असेसमेंट कर रहा है, ये किसका असेसमेंट कर रहा है, इसके अंदर होता है क्या कि जब आपको स्टोमा को जो क्लीनिंग वगैरह की तो वहां पे क्या है कि ब्रशिंग हमको देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो डार्क रेड कलर हो गया। इसके बाद में पर्पल, अगर आपका स्टोमा है जो मॉइस्ट, राउंड, बीफी रेड, डार्क पिंकिश रेड नहीं है, अगर वो पर्पल कलर का है तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, लैक ऑफ ब्लड सप्लाई। इसके बाद में क्या क्वेश्चन बन सकता है, अगर स्टोमा का कलर जो है वो ब्लैक है तो क्या मिलेगा, अगर स्टोमा का कलर ब्लैक है तो क्या दिखेगा, नेक्रोसिस। ठीक है, अब अपन मूव ऑन करते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर कि भाई अगर इंसर्शन टाइम हो गया हमारा कितना, 2 to 5 इंच हो गया हमारा इंसर्शन टाइम, और कितना ऊंचाई से करना है। ठीक है, तो इसका ऊंचाई हो गई अपने पास में, जो हमें इरिगेशन बैग रखना है वो कितने हाइट पे होना चाहिए, 12 इंच की हाइट पे होना चाहिए। अभी अपन मूव ऑन करते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है हमारा, व्हील डूइंग कोलोस्टोमी इरिगेशन द हाइट ऑफ द इरिगेशन बैग शुड बी अराउंड। ठीक है, इरिगेशन बैग की हाइट हमसे क्या पूछी है, तो हाइट हो जाएगी हमारी ऑप्शन नंबर बी, 12 इंचेस। ठीक है, एक करेक्ट आंसर यही है, 12 इंचेस की हमें हाइट रखनी है। कुछ बुक्स में 18 इंचेस भी दे रखी है, बट एग्जाम के अंदर जो है, एग्जाम के आंसर की के अंदर भी देखा है इस क्वेश्चन को, तो उसके अंदर उन्होंने क्या राइट माना है, 12 इंच को हमारे क्या राइट माना है। ठीक है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 12 इंच, और कोलोस्टोमी के रिगार्डिंग हमने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या है हमने सोल्व कर लिए हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका कुछ डाउट हो इस टॉपिक से आप हमें कमेंट करके कमेंट में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। अभी अपन मूव ऑन करते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यू आर प्रोवाइडिंग टीचिंग टू ए पेशेंट विथ एन इलियोस्टोमी। एक आप क्या हो, एक इलियोस्टोमी जिसके हुई है पेशेंट को, उसको आप क्या कर रहे हो, टीचिंग करवा रहे हो ऑन हाउ टू चेंज देयर पाउच ड्रेनेज सिस्टम, कि भाई आपको जो है आपका जो पाउच का वो ड्रेनेज सिस्टम को आपको चेंज कैसे करना है। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ठीक है, आपको क्या करना है, एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन हो गया, इनकरेक्ट वाला क्वेश्चन है कि भाई नीचे दिए गए ऑप्शन में सारे क्वेश्चन है वो ऑप्शन से वो क्या सही है, एक ऑप्शन जो गलत है। अबाउट द चेंज ए पाउचिंग सिस्टम फॉर एन कोलोस्टोमी, कि भाई पाउच सिस्टम को हमें चेंज करने में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है वो आपको गेस करना है।
ऑप्शन है हमारे पास में, एम्प्टी द पाउच व्हेन इट्स 1/3 फुल, चेंज द पाउचिंग सिस्टम एवरी 3 to 5 days, व्हेन मेजरिंग द स्टोमा फॉर स्किन बैरियर प्लेसमेंट। स्टोमा के ऊपर हम क्या करते हैं, जब वो पाउच का अटैचमेंट करते हैं तो उसमें स्किन बैरियर का अपन प्लेसमेंट लगाते हैं ताकि पाउच जो है वो अच्छे से हमारा कनेक्ट रहे। बी श्योर द ओपनिंग ऑफ द स्किन बैरियर इज 2-3 इंच लार्जर देन द स्टोमा, कि भाई आपका जो स्टोमा है उस स्टोमा से 2/3 की जो ज़्यादा हमें क्या करना है, उसको स्किन बैरियर को हमें बड़ा करके हमें उसके ऊपर अटैच करना है। ठीक है। कीप द स्किन अराउंड द स्टोमक क्लीन एंड ड्राई एट ऑल टाइम्स। तो हमारा क्या रहेगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर जो रहेगा, इनकरेक्ट जो रहेगा, उस पर अपन जाने से पहले आपको डिस्कस कर देता हूँ कि और स्टोमा से हमें क्या क्या क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। तो जब कोलोस्टोमी का और अपने क्या क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि भाई इसको एम्प्टी कब करना होता है, तो एम्प्टी करना होता है 1/3 फुल, या फिर इससे भी अच्छा आंसर अपन दे सकते हैं 1.5 फुल। ठीक है। जब वो अपना हाफ फुल हो जाता है, अपना स्टोमा बैग जो हाफ फुल होगा, तब हमें क्या करना है, उसको एम्प्टी करना है। ठीक है। 1/3 फुल से भी बेटर ऑप्शन है। अगर यहाँ पे 1/3 से भी अच्छा आपने ऑप्शन में अगर 1/2 रहे तो इसको ज़्यादा प्रायोरिटी देके हमें सोल्व करना है। ठीक है। बट यहाँ पे 1/3 फुल है। ठीक है, ये भी अच्छा है। कुछ बुक्स के अंदर 1/3 भी दिया हुआ है, बट एग्जाम के अंदर आपसे 1/3 भी हो और 1/2 भी हो तो 1/2 को आपको करेक्ट करके आना है। इसके बाद में चेंज द पाउचिंग सिस्टम एवरी 3 to 5 days। ये क्वेश्चन बन सकता है आपसे कि भाई स्टोमा जो पाउच है वो चेंज कब करते हैं, तो एवरी 3 to 5 days आपको क्या करना है, वो चेंज करना है। अब ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, वेन द मेजरिंग ऑफ स्टोमा फॉर स्किन बैरियर। ठीक है, आपको क्या बोल रहा है कि ये स्टोमा है, अब इसके ऊपर अपन क्या लगाना है, स्किन बैरियर लगाना है। ठीक है। तो इसका ये बोल रहा है कि जो स्किन बैरियर है ये स्टोमा से 2/3 हमें क्या करना है और ज़्यादा बड़ा लेके उसको अटैच करना है। ठीक है। ये ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कभी भी स्किन बैरियर को 2/3 अपन को लार्ज नहीं लेना है, ये लेना है 1/8 लार्जर देन स्टोमा। ठीक है। कितना लेना है, 1/8 लार्जर देन स्टोमा। ठीक है। तो हमारा 2/3 की जगह यहाँ पे 1/8 यहाँ पे होना चाहिए। इसके बाद में कीप द स्किन अराउंड द स्टोमक क्लीन एंड ड्राई करनी चाहिए, क्योंकि वो इन्फेक्शन वगैरह कोज कर सकती है, तो स्किन को क्या वहां से क्लीन भी हमें रखना है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी इनकरेक्ट है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। ए नॉन इम्यूनाइज्ड चाइल्ड अपीयर एट द क्लिनिक। एक नॉन इम्यूनाइज्ड बच्चा है जो क्या क्लिनिक पे आया है, विथ ए विजिबल रेस, तो उसके ऊपर क्या है, रेसेस भी अपीयर हो रहे हैं। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इंडिकेट दैट चाइल्ड में हैव रूबियोला वायरस। तो आपको जो कौन से उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हैं अपन रूबियोला वायरस के, कि भाई हाँ रूबियोला वायरस में ये इस प्रकार के रेशेज हमें देखने को मिलते हैं। ऑप्शन है हमारे पास में, स्मॉल ब्लू व्हाइट स्पॉट्स आर सीन ऑन ओरल म्यूकोसा, कि जो बेबी की जो ओरल म्यूकोसा है वहां पे स्मॉल व्हाइटिश ब्लूइश कलर के जो है वो रेशेज अपीयर हुए हैं। बी क्या है, द रेश बिगिन ऑन द ट्रंक एंड स्प्रेड आउटवर्ड, कि सबसे पहले क्या हो रहा है कि जो पेशेंट की जो ट्रंक है उसके ऊपर जो रेशेज अपीयर हो रहे हैं, बाद में उसके एक्सट्रीमिटीज पे जा रहे हैं जो रेशेज अपीयर हो रहे हैं। ठीक है। इसके बाद में रेशेज आर सेंट्रीपेटल, रेशेज जो कैसे हैं वो सेंट्रीपेटल के अंदर हो रहे हैं। या फिर द लीजन्स हैव ए ड्यू ड्रॉप लाइक रेशेज ऑन ए रोज पेटल अपीयरेंस। ठीक है। तो ड्यू ड्रॉप लाइक रेशेज यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, जो भी रोज पेटल जैसे रेशेज हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है। तो रूबियोला वायरस का कैसा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है रेशेज का, यह आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। क्या रहेगा अपने इस क्वेश्चन का आंसर? काफी अच्छा क्वेश्चन है। रूबियोला के बारे में आपको बता ही दिया है कि भाई कौन सा वायरस को आपको लेना, आपको पता होना चाहिए रूबियोला वायरस हम कहते किसे हैं। तो रूबियोला वायरस हम कहते हैं किसको है, मीजल्स को। ठीक है। मीजल्स वायरस को दूसरा नाम क्या है, रूबियोला वायरस है। ठीक है। इसको अपन 4th डे फीवर भी कहते हैं। ठीक है। इसके बाद में मीजल्स से अपन और क्वेश्चन देख लेते हैं कि भाई मीजल्स का और क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे पहले इसकी कौन सी कैटेगरी है, तो ये हो गया आरएनए पैरामिक्सो वायरस की फैमिली से होता है। ठीक है। पैरामिक्सो वायरस की फैमिली से होता है मीजल्स वायरस। इसके बाद में क्वेश्चन बनता है इससे कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, तो इंक्यूबेशन पीरियड होता है इसका 10 to 14 डेज का। इसके बाद में
इसकी मीजल्स की जो डिजीज कंडीशन है उसकी स्टेजेस हमें कुछ पढ़नी है, ठीक है। तो इसकी अपन बात कर लेते हैं फर्स्ट स्टेज की। तो फर्स्ट स्टेज कौन, टोटल कितनी स्टेज होती है, 3 स्टेज हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो अपन बात कर लेते हैं फर्स्ट स्टेज की। तो फर्स्ट स्टेज कौन सी है, प्री इरप्टिव स्टेज बोल दो, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, प्रोडोर्मल स्टेज, ठीक है। प्री इरप्टिव स्टेज या फिर प्रोडोर्मल स्टेज। तो प्री इरप्टिव स्टेज के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, कोप्लिक स्पॉट्स, ठीक है। आपको ध्यान रखना कि कोप्लिक स्पॉट मिजल की कौन सी स्टेज में बनता है, तो ये स्टेज भी आपसे पूछी जा सकती है। इसके बाद में कोप्लिक स्पॉट कहाँ बनते हैं, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो ये बनता है ऑन बक्कल म्यूकोसा। तो ऑन बकल म्यूकोसा, तो आपको पता लग गया होगा ओरल म्यूकोसा की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या स्पॉट्स बन रहे हैं, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, कोप्लिक स्पॉट, ठीक है। कोप्लिक स्पॉट कैसे होते हैं, स्मॉल ब्लू व्हाइट स्पॉट्स, ठीक है। स्मॉल ब्लू इसका कलर होता है, व्हाइट स्पॉट्स होते हैं यहाँ पे, कहाँ होते हैं, ओरल म्यूकोसा के अंदर। तो हमारा आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब बक्कल म्यूकोसा के बाद में क्या है, ये जो स्पॉट हमारे यहाँ पे अपीयर हो रहे हैं, स्पॉट कहाँ अपीयर हो रहे हैं, प्री इरप्टिव स्टेज में या फिर प्रोडोर्मल स्टेज के अंदर, ठीक है। आपसे और डीप में पूछ ले बक्कल म्यूकोसा में कहां पे, तो ये होते हैं जस्ट ऑपोजिट टू सेकेंड लोअर मोलार टीथ के पास में, ठीक है। जस्ट अपोजिट टू सेकेंड लोअर मोलार जो टीथ है उसके पास में सबसे पहले यहाँ पे कोप्लिक स्पॉट ये जो हमें देखने को मिलते हैं, कौन सी स्टेज में, प्री इरप्टिव स्टेज में। अब प्री इरप्टिव स्टेज के अपने 2 से 3 दिन 2 to 4 डेज के बाद में हमें क्या आगे बॉडी के अंदर जो है वो रेशेज अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले अपन 2 to 3 वीक तक क्या है, प्री इरप्टिव स्टेज चलती है। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं इरप्टिव स्टेज की, ठीक है। प्री इरप्टिव स्टेज में और क्या क्या साइन देखने को मिलता है, और हमें साइन देखने को मिलता है 3C साइन, ठीक है। याद रखना आपको 3C साइन किस में देखने को मिलता है, प्री इरप्टिव स्टेज में देखने को मिलता है। तो इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, सबसे पहले तो कफ देखने को मिल गया, इसके बाद में कंजक्टिवाइटिस देखने को मिल गया, इसके बाद में कोराइजा भी हमें देखने को मिल गया। इसके बाद में क्या देखने को, ये तो हो गया 3C साइन। इसके बाद में पेशेंट की जो है आईज है वो कैसे देखने को मिलती है, रेड आई देखने को मिलेगी, और जो पेशेंट है वो उसका नेचर कैसा हो जाएगा, फोटोफोबिक, ठीक है। पेशेंट को जो है वो फोटोफोबिया भी हमें देखने को मिलता है। अब इसके बाद में इरप्टिव स्टेज में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो इरप्टिव स्टेज से भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन ये बनता है कि जो रेट्रो ओरिकुलर रीजन में रेशेज अपीयर हो रहे हैं, तो वो कौन सी स्टेज के अंदर हो रहे हैं, बिहाइंड द ईयर, ठीक है। बिहाइंड द ईयर भी मेजल्स के अंदर करेक्टरिस्टिक फीचर है कि बिहाइंड द ईयर भी जो हमारे यहाँ पे रेशेज अपीयर होते हैं मेजल्स के अंदर, तो कौन सी स्टेज में होते हैं, इरप्टिव स्टेज के अंदर। इसके बाद में क्या देख सकते हैं, इसके सबसे पहले तो बिहाइंड द ईयर, उसके बाद में फेस एंड ट्रंक में रेशेज अपीयर होंगे। फेस एंड ट्रंक के कितने टाइम बाद डिसअपीयर होना शुरू हो जाते हैं, 3 to 5 डेज के बाद में जो है वो ये चीज़ें हैं जो है रेशेज जो है वो डिसअपीयर होना शुरू हो जाते हैं। तो ये हो गई अपनी इरप्टिव स्टेज। इरप्टिव स्टेज के बाद में लास्ट स्टेज कौन सी होती है, पोस्ट मीजल स्टेज। लास्ट स्टेज कौन सी होती है, पोस्ट मीजल स्टेज। जैसे नाम में बताया गया आपको पोस्ट मीजल है, तो मीन्स मीजल्स के जो दोनों स्टेज है, मतलब मीजल्स के साइन सिम्टम यहाँ पे मोस्टली कवर हो जाते हैं ट्रीटमेंट से वगैरह से। तो इस स्टेज में पेशेंट की क्या क्या साइन सिम्टम आएंगे, पेशेंट जो है वो वीकनेस फील करेगा, ग्रोथ जो है बच्चे की अगर ग्रोथ जो है वो क्या हो जाएगी, रिटार्डेशन हो जाएगी। इसके बाद में जो पेशेंट का जो वेट है वो भी हमें यहाँ पे लॉस देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये कुछ पेशेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स है। मिजल्स की हमने यहाँ पे तीनों स्टेज पढ़ लिए, तो आपको अभी मिजल्स की स्टेज अलग से पढ़ने की नीड नहीं है, ठीक है। साथ साथ आप नोट्स भी बनाते हुए जाइएगा। इसके बाद में हमें ऑप्शन में क्या क्या दिया गया, BCD। तो ये जो तीनों ऑप्शन है ये किसके है, ये हमारे पास में चिकन पॉक्स क्या है, ठीक है। तो आपको ये भी नोट डाउन करना है कि चिकन पॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ देखने को मिलती है। मीन्स रेशेज के सेंट्रीपेटल होते हैं। सेंट्रीपेटल मीन्स सबसे पहले कहाँ अपीयर हो रहे हैं, पेशेंट की ट्रंक पे अपीयर हो रहे हैं, बाद में एक्सट्रीमिटीज में आ रहे हैं। तो इस प्रकार का क्या अपीयरेंस होता है हमारे रेशेज का, तो इसको अपन बोलते हैं सेंट्रीपेटल, ठीक है। एक हो गया सेंट्रीपेटल, एक होता है दूसरा क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल में क्या होता है, सबसे पहले एक्सट्रीमिटीज पे आते हैं, उसके बाद में ट्रंक पे आते हैं। तो ये 2 प्रकार के रेशेज होते हैं। ये हमारे स्मॉल पॉक्स के अंदर देखने को मिलता है सेंट्रीफ्यूगल वाला, ठीक है। इसके बाद में ड्यू ड्रॉप लाइक रेशेज किस में देखने को मिलेंगे, चिकन पॉक्स में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ हमारे आंसर्स हो गए। इसके बाद में मीजल्स को अपन ट्रीट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन बनता है अच्छा कि एक पेशेंट है, उसको क्या है कि मीजल्स से क्या हो गई, कॉम्प्लिकेशन हो गई, ठीक है। अगर मीजल्स में कॉम्प्लिकेशन में अपन बात करें तो लेस देन 3 ईयर के बच्चे में अगर कॉम्प्लिकेशन होती है मीजल्स से, तो वहां पे क्या देखने को मिलता है, ओटाइटिस मीडिया, ठीक है। तो नॉर्मल कॉम्प्लिकेशन है। एक सीवियर कॉम्प्लिकेशन और देखने को मिलती है, लेस देन 3 ईयर बोल दो या फिर आप
चाइल्ड बोल दो, ठीक है। एक और सीवियर कॉम्प्लिकेशन होती है, वो कौन सी होती है? वो होती है सब एक्यूट स्क्लेरोजिंग पैन एनसेफेलाइटिस, ठीक है। पैन एनसेफेलाइटिस होता है तो किसमें होता है? ये भी मिजल्स की कॉम्प्लिकेशन है। तो आजकल क्वेश्चंस जो आते हैं वो इससे ज़्यादा पूछते हैं बजाय इसके। ऑप्शन में दोनों चीज़ें आपको नहीं देखने को मिलेगी, दोनों चीज़ देखने को मिलती है तो हमें क्या करना है? पान एनसेफेलाइटिस को करेक्ट करना है, क्योंकि ये सीवियर कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। और इसका पान एनसेफेलाइटिस कब देखने को मिलती है? 7 to 10 ईयर की एज के जो बच्चे होते हैं उनमें पान एनसेफेलाइटिस भी कंडीशन भी आगे देखने को मिल सकती है। अब इसके बाद में मीजल्स से और क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है वो भी अपन बात कर लेते हैं। तो मीजल्स के बाद में देख लेते हैं अपन इसके वैक्सीनेशन से। तो मीजल्स की वैक्सीन है, हाईली इफेक्टिव वैक्सीन होती है। कब लगती है? 9 to 12 मंथ के ऊपर इसकी फर्स्ट डोज लगनी शुरू होती है, ठीक है। WHO ने एक कैंपेन चलाया था मीजल्स के लिए। तो कैंपेन के वो 3 रोल क्या क्या थे? तो इसके अंदर आता, सबसे पहले आता है कैचअप, दूसरा कीप अप एंड फॉलो अप, ठीक है। आपसे एग्जाम के अंदर इन तीनों का नाम देके एक और आपको चौथा आपको और ऑप्शन में दे सकता है। तो आपको ये कैंपेन भी आपको याद रखना, इसकी 3 स्टेज थी, कैचअप, कीप अप एंड फॉलो अप। तो कैचअप के अंदर तो क्या करते हैं हम? सभी प्रकार के बच्चों को क्या करता है? वैक्सीन कर देते हैं, ठीक है। सभी प्रकार के बच्चों में हम क्या करते हैं? वैक्सीनेशन कर देते हैं। जो 9 मंथ से लेकर 14 ईयर के जो भी बच्चे होते हैं उन सभी को वैक्सीनेशन देते हैं। कीप अप के अंदर हम क्या करते हैं? रूटीन इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम रखते हैं, ठीक है। कीप अप के अंदर रूटीन इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम रखते हैं जब तक मिजल्स इरेडिकेट नहीं हो जाए, एलिमिनेट नहीं हो जाए। इसके बाद में फॉलो अप के अंदर अपन क्या करते हैं? 2 to 4 ईयर के बाद में अपन क्या करना है? वैक्सीन वगैरह का वापस हमें कैंपेन प्रोग्राम शुरू करना है वापस, ठीक है। ये क्यों करना है? क्योंकि जो बच्चे यहाँ पे कैचअप में बचे हुए हैं ये हमारे फॉलोअप के अंदर ये बच्चे वापस इंक्लूड हो जाए, वो सारे बच्चों को वैक्सीनेशन प्रोवाइड हो जाए। तो ये कुछ WHO ने कैंपेन चलाया था कैचअप का, कीप अप एंड फॉलो अप, ठीक है। ये स्टेज है। तो कैचअप हो गई फर्स्ट स्टेज, कीप अप सेकंड एंड ये कुछ थर्ड स्टेज। तो मिडल्स के रिगार्डिंग भी हमने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है अपने कवर कर लिए हैं। तो अभी अपन मूव ऑन करते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए चाइल्ड इज सीन इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट फॉर स्कारलेट फीवर। एक बच्चा है, उसको इमरजेंसी डिपार्टमेंट लाया गया है, बच्चे को क्या हो रहा है? स्कारलेट फीवर हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ स्कारलेट फीवर इज नॉट करेक्ट। स्कारलेट फीवर के बारे में कौन सा जो ऑप्शन है वो हमारा इनकरेक्ट है, नॉट करेक्ट है, सही नहीं है। ऑप्शन क्या है हमारे पास में? स्कारलेट फीवर इज कॉज्ड बाय इन्फेक्शन विद ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। स्कारलेट फीवर जो है वो ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है। स्ट्रॉबेरी टंग इज करेक्टरिस्टिक साइन। स्कारलेट फीवर के अंदर जो स्ट्रॉबेरी टंग होती है। एंड जो टेकिया अकर ऑन द सॉफ्ट पैलेट, पेशेंट का जो सॉफ्ट पैलेट है, हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट, सॉफ्ट पैलेट में हमें टेकिया देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट, द फेरिंग्स इज रेड एंड स्वेलोवन। जो फेरिंग्स है पेशेंट की वो जो है वो रेड एंड स्वेलोंग, जो वहाँ पे स्वेलिंग देखने को मिल रही है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन जो है हमारा इनकरेक्ट है, मीन्स नॉट करेक्ट है, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो हमारा इस क्वेश्चन का अपन 1 by 1 अपन आंसर पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन से भी आपको आपके खूब सारे क्वेश्चंस करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको थोड़ा इस हिसाब से आपने स्टडी करते हुए चलना है, ठीक है। सबसे पहले स्टेप स्कारलेट फीवर की अपन बात कर लें तो किससे होती है? ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। स्ट्रॉबेरी टंग इज करेक्टरिस्टिक फीचर, यह अपना सेकंड करेक्टरिस्टिक फीचर हो गया इसका। टेकिया अकर ऑन द सॉफ्ट पैलेट, नहीं, स्कारलेट फीवर के अंदर किसी प्रकार के हमें टेकिया नहीं देखने को मिलते हैं, जबकि फेरिंग्स रेड एंड स्वेलोवन हो सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन अपने हो गए। इसके बाद में एक और क्वेश्चन बनता है स्कारलेट फीवर के अंदर इसका रूट एक बार एग्जाम में पूछा गया था। तो रूट कौन सा होता है? ड्रॉपलेट, ठीक है। स्कारलेट फीवर के अंदर रूट कौन सा होता है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है। और इसके अंदर जो है हमें एग्जामिनर आपको इसकी इमेज भी दिखा सकते हैं टंग की, ठीक है। तो इमेज के अंदर हमें क्या है कि एक देखने को मिलती है व्हाइट स्ट्रॉबेरी, दूसरी हमें देखने को मिलती है कौन सी? रेड स्ट्रॉबेरी, ठीक है। तो व्हाइट स्ट्रॉबेरी टंग भी देखने को मिलती है एंड रेड स्ट्रॉबेरी टंग भी देखने को मिलती है। ये कब होता है? तो सब पेशेंट को स्कारलेट फीवर होता है तो उसका जो फर्स्ट से लेकर जो सेकंड डे के बीच में हमें कब टंग कैसे देखने को मिलती है? व्हाइटिश टंग देखने को मिलती है, ठीक है। जो टंग के ऊपर जो स्ट्रॉबेरी नुमा यहाँ पे स्ट्रक्चर होती है उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? व्हाइट, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसी होगी? रेड। तो ये कब देखने को मिलती है? आफ्टर 3 to 4th डे, ठीक है। 3 to 4 डे के बाद में क्या देखने को मिलती है? रेड स्ट्रॉबेरी कलर, ठीक है। तो इसलिए हमारा टंग का क्वेश्चन भी अपने यहाँ पे करेक्ट होते हैं। अभी अपन मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन का क्या आंसर है?
टेकिया अकर ऑन द सॉफ्ट पैलेट, जो कि क्या है, गलत है। स्कारलेट फीवर के अंदर किसी भी प्रकार का टेकिया जो हमें नहीं दिखने को मिलता है। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए चाइल्ड इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल विथ ए डायग्नोसिस ऑफ विल्म्स ट्यूमर। ठीक है, एक बच्चा है तो वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, उसको क्या हुआ है, उसको विल्म्स ट्यूमर हुआ है, स्टेज सेकंड का, वो भी स्टेज सेकंड का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मोस्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब दिस स्टेज। तो हमें क्या पूछा है, स्टेज सेकंड के नीचे कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तो इनमें से मोस्ट एक्यूरेट स्टेटमेंट हमारा कौन सा होगा। ऑप्शन है हमारे पास में, द ट्यूमर इज लेस देन 3 सेंटीमीटर इन साइज एंड रिक्वायर नो कीमोथेरेपी। जो ट्यूमर है वो लेस देन 3 सेंटीमीटर का, उसको किसी प्रकार की कीमोथेरेपी की नीड नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास में ऑप्शन है, द ट्यूमर डिड नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड द किडनी एंड वॉज कंप्लीटली रिसेक्टेड। जो ट्यूमर है वो किडनी से ज्यादा बाहर नहीं निकला है, डू नॉट एक्सटेंड, जो किडनी से बाहर नहीं निकला है, वॉज कंप्लीटली रिसेक्टेड, उसको अपन कंप्लीटली रिसेक्टेड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन 3, द ट्यूमर एक्सटेंडेड बियॉन्ड द किडनी बट वाज कंप्लीटली रिसेक्टेड। जो ट्यूमर है वो किडनी से बाहर तक एक्सटेंड हो चुका है बट वाज कंप्लीटली रिसेक्टेड, अपन कंप्लीटली ट्यूमर को हटा सकते हैं। ऑप्शन डी क्या है, द ट्यूमर हैज स्प्रेड इनटू एब्डोमिनल कैविटी एंड कैन नॉट बी रिसेक्टेड। तो मोस्ट एक्यूरेट कौन सा इसका आंसर होता है, सेकंड स्टेज का। ठीक है, आपको सेकंड स्टेज का भी ध्यान में रख के आंसर करना है कि जो विल्म स्टेज की जो स्टेज होती है, टोटल 5 स्टेज होती है। ठीक है, 5 स्टेज होती है विल्स ट्यूमर की, उसमें से आपको पूछा है सेकंड स्टेज का, तो सेकंड स्टेज का मोस्ट एक्यूरेट आंसर देना है। ठीक है, चीजें सारी देखने को मिलती है बट सेकंड स्टेज में कौन सी स्टेज देखने को मिलता है वो हमसे पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन है। ठीक है, एम्स में आया हुआ है, पीजीआई में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो अभी आपको इसका करेक्ट आंसर गेस करना है। तो हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, द ट्यूमर एक्सटेंडेड बियॉन्ड द किडनी बट वाज कंप्लीटली रिसेक्टेड। ठीक है, जो ऑप्शन 2 के अंदर जो ट्यूमर होता है वो किडनी से बाहर निकल चुका होता है बट अपन इसको क्या कर सकते हैं, अभी भी अपने पास में वक्त है कि अपन इसको कंप्लीटली रिसेक्टेड कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। तो अभी अपन बात कर लेते हैं विल्म्स ट्यूमर के बारे में। विल्म्स ट्यूमर बोल दो या फिर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकता है आपका नेफ्रोब्लास्टोमा। ठीक है, इन दोनों के नाम से आपके पास में एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो विल्म्स ट्यूमर में क्या होता है, नेफ्रॉन फॉर्मिंग सेल का कैंसर होता है। ठीक है, जो सेल्स हमें नेफ्रॉन्स बनाती है तो उन सेल का हमारे पास में क्या देखने को मिलता है, कैंसर देखने को मिलता है। तो नेफ्रॉन फॉर्मिंग किडनी मेच्योर कहाँ होती है, बच्चों में होती है। तो ये विल्म्स ट्यूमर किसकी प्रॉब्लम है, चाइल्ड्स की। ठीक है, चाइल्ड्स की प्रॉब्लम होती है विल्म्स ट्यूमर। ठीक है, तो अभी अपन बात कर लेते हैं इसका स्टेज, अपन बात कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो टोटल स्टेज कितनी होती है, टोटल स्टेज होती है इसकी 5। तो स्टेज फर्स्ट की अपन बात कर लेते हैं। इस स्टेज में क्या है, केवल अपन इसकी समरी देखेंगे, ट्यूमर लिमिटेड टू द किडनी, ट्यूमर लिमिटेड टू द किडनी बट कंप्लीटली रिसेक्टेड, अपन उसको कंप्लीटली बाहर निकाल सकते हैं। स्टेज 2 के अंदर क्या होता है, एक्सटेंडेड, जो कि ऑप्शन में लिखा गया है, एक्सटेंडेड बियॉन्ड द किडनी बट कंप्लीटली रिसेक्टेड। इसके अंदर भी अपन क्या कर सकते हैं, ट्यूमर जो है वो किडनी के बियॉन्ड भी चला गया है, अपन इसको अभी तक अपन इसको क्या कर सकते हैं, कंप्लीटली रिसेक्टेड कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं स्टेज 3 की। तो इसके अंदर क्या होता है, इनकम्प्लीट रिसेक्शन अपन कर सकते हैं। इसके अंदर अपन कंप्लीट रिसेक्शन नहीं कर पाएंगे, मतलब एक्सटेंडेड बियॉन्ड द किडनी बट इनकम्प्लीट रिसेक्शन, अपन रिसेक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे। इसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं, केवल अपन क्या कर सकते हैं, बायोप्सी कर सकते हैं। इसके अंदर बायोप्सी करेंगे, इसको अपन क्या नाम बोलते हैं, वेज बायोप्सी। ठीक है, बायोप्सी कर करके इसका ट्रीटमेंट अपन आगे करवा सकते हैं कि भाई क्या क्या प्रोग्नोसिस रहती है। तो इस स्टेज के अंदर अपन जो बायोप्सी करते हैं उसका क्या नाम है, वेज बायोप्सी। अब ऑप्शन स्टेज अपनी 4th है, इसके अंदर क्या होता है, इसका क्या हो रहा है, कैंसर का मेटास्टेसिस। ठीक है, मेटास्टेसिस किसे, हिमेटोजेनस। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है, हिमेटोजेनस मेटास्टेसिस हो रहा है स्टेज 5 में। लास्ट अपने जो पेशेंट की है वो बाइलेटरल रीनल
ट्यूमर फैल जाता लास्ट स्टेज के अंदर। तो ये कुछ 5 स्टेजेस हैं। हमें कौन सी स्टेज का पूछा था? सेकेंड स्टेज का हमें क्या पूछा था? आंसर पूछा था। तो ये हो गया हमारा विल्स ट्यूमर के बारे में सुपरफिशियल हमने पढ़ लिया। एग्जाम के अंदर एटलीस्ट क्वेश्चन आए विल्स ट्यूमर का तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी क्या स्टेजेस होती हैं, कैसे काम करता है, ठीक है, कुछ तो आइडिया होना चाहिए। अगर आपने फर्स्ट टाइम ये नाम सुना तो फिर आप क्वेश्चन गलत ही करके आओगे। अगर आपको आपको जो छोड़ने की, क्वेश्चन लीव करने की अगर आपके पास में प्रैक्टिस नहीं है तो आपको लगेगा कि यार ये हो सकता है इसका आंसर ये हो। तो आपको क्वेश्चन के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना जरूरी है क्वेश्चन अटेंड करने से पहले। और कभी भी आपको ब्लैंक क्वेश्चन को अटेंड नहीं करना है। जब आपका क्वेश्चन को आपको थोड़ा भी पता नहीं लग रहा है कि ये क्वेश्चन पूछ किस बारे में रहा है, आपको कभी भी उस क्वेश्चन को अटेंड नहीं करना है, क्योंकि वो आपको 1 नंबर तो नहीं देके आपके जो नेगेटिव मार्किंग है 0.33 वो जरूर आपके करके जाएगा, ठीक है। 1 नंबर तो उसका जो खाया वो खाया, प्लस 0.33 जो मार्किंग है वो भी आपकी लेस हो जाएगी, ठीक है। तो कभी भी इस तरीके से अप्रोच नहीं करना है अपने को क्वेश्चन सोल्व करने में। अभी अपन मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हील केयरिंग फॉर द क्लाइंट ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर आफ्टर डिलीवरी। एक आफ्टर डिलीवरी फर्स्ट आवर के अंदर अपन क्या कर रहे हैं? एक क्लाइंट की केयर कर रहे हैं। द नर्स डिटरमाइंड दैट द यूट्रस इज बोगी। यूट्रस बोगी का मतलब यूट्रस जो है वो कंप्लीटली जो अपनी जो स्टेज के अंदर आता है वहां पे नहीं आया अभी तक, वो बोगी है, ठीक है। एंड वेजाइनल डिलीवरी भी अभी उसकी हुई है, ठीक है, कंटिन्यू चल रही है। वेजाइनल जो ब्लीडिंग अभी उसकी कंटिन्यू चल रही है। व्हाट शुड द नर्स फर्स्ट एक्शन। अब बोगी यूट्रस की अगर हमें मसल टोन बढ़ानी है तो अपन क्या करेंगे? चेक वाइटल साइन, मसाज द फंडस, ऑफर ए बेड पान, या फिर चेक फॉर पेरिनियल लेसरेशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? पोस्टपार्टम हेमरेज हो रहा है, ठीक है, पोस्टपार्टम हेमरेज। इसका अपन टॉपिक नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे, बट छोटा सा क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको अपन सोल्व कर लेते हैं। जब कभी भी बोगी यूट्रस वगैरह हमें देखने को मिलता है, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या करना है? नर्स को हमेशा वहाँ पे क्या करना है? प्रायोरिटी देनी है मसाज को। अपने क्या करना है? मसाज को ओपन करनी है। तो इससे क्या हो जाएगी? टोन यहाँ पे इंक्रीज होगी और वो कॉन्ट्रेक्टाइल पावर उसकी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगर आप कंटिन्यू वाइटल देख लोगे तो आप क्या कर लोगे? वाइटल देख के, ठीक है, आप इन्फॉर्म कर सकते हो। बट वाइटल अगर अभी नॉर्मल है बट उसका जो फंडस है अभी भी बोगी दिख रहा है, तो वाइटल नॉर्मल होते हुए क्या करना है? यहाँ पे मसाज करनी, प्रायोरिटी देनी है अपने को। अगर वाइटल फुल्ली अनस्टेबल है तब तो आपको इन्फॉर्म करना है एचसीपी को। बट यहाँ पे वाइटल्स अगर नॉर्मल होते हैं, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ठीक है, बट ऐसे क्वेश्चन में आंसर अपने क्या करेक्ट करना है? ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको यहाँ पे दे रहे थे कि भाई वाइटल यहाँ पे उसके 120/65 आ रहा है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? अभी क्या करना है? तो अभी भी ये मसाज द फंडस ही करना है। बट आपको पूछ ले कि भाई 80/40 आ गया वाइटल्स में, तो आपको उसको प्रायोरिटी देते हुए आपको करना है, क्योंकि वो उसकी ब्लड लॉस हो सकता है, उसके ब्लड लॉस काफ़ी ज़्यादा हो गया, उसको ब्लड की रिक्वायरमेंट हुई हो, इन्फॉर्म करना है एचसीपी को। अगर ऐसा नॉर्मल आपसे क्वेश्चन पूछे तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑफर है बेड पान मतलब अपन देख सकते हैं भाई क्वांटिटी देख लो भाई कितना ब्लड वगैरह वहाँ पे निकला है, तो क्वांटिटी देख के हमें प्रायोरिटी नहीं, बट प्रायोरिटी के अंदर अपन क्या करेंगे? मसाज द फंडस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द अप्रोप्रिएट नीडल साइज फॉर इंसुलिन इंजेक्शन इज। सारे के सारे क्वेश्चन ही एग्जाम के अंदर, प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर पूछे जा चुके हैं। हम उन्हीं क्वेश्चंस को सोल्व करवाते हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, और या फिर उन टॉपिक्स में से आगे इंपॉर्टेंट वो बन जाते हैं। लाइक जो एग्जामिनर टॉपिक उठा रहा है मीन्स वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है एग्जाम की ओर से, और वही टॉपिक अपने जब अपन हॉस्पिटल्स में काम करते हैं तो वही टॉपिक अपने इंपॉर्टेंट होते हैं अपने प्रैक्टिकल अपने वर्क के अंदर, ठीक है। तो अपन वैसे क्वेश्चन अपन लेके आ रहे हैं, क्योंकि जो एसजी पीजीआई आरएमएल और जो नोटसेट है अपना प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे भी जोर देता है, साथ साथ में थ्योरेटिकल भी देता है। तो आपको नॉलेज आपको सब प्रकार का होना चाहिए। तो द अप्रोप्रिएट नीडल साइज फॉर इंसुलिन इंजेक्शन इज कौन सी होगी? 18 गोज 1 इंच लॉन्ग, 22 गोज ये 1.5 है, एंड 22 गोज 1 इंच लॉन्ग, 22 गोज अगेन यहाँ पे 1/8 कर लेते हैं अपन। नेक्स्ट 25 गोज 5/8 इंच लॉन्ग। तो इंसुलिन की इंजेक्शन का आपको करेक्ट आंसर गेस करना है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा कौन सा? 25 गोज की और 5/8 जो लॉन्ग इंच की अपने पास में नीडल होनी चाहिए सिरिंज की, ठीक है, उसको अपन इंसुलिन इंजेक्ट करने में ये वाला गोज और ये वाला डायमीटर है अपन काम में लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इन दोनों क्वेश्चंस के अंदर कुछ और आंसर था, वो शायद मिसप्लेस हो गया, तो हम डायरेक्ट हमारा करेक्ट आंसर पे चलते हैं। 25 गोज का उसका डायमीटर एंड 5/8 इंचेस की उसकी लॉन्ग नीडल होनी चाहिए इंसुलिन इंजेक्शन करने के लिए। ओके, सो इसी के साथ ही आज की अपनी क्लास कंप्लीट करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक बटन को जरूर लाइक कीजिए, उसको जरूर प्रेस कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम डेली बेसिस पे क्लासेस लेके आ रहे हैं जो कि नीडी पर्सन्स हैं, जो कोचिंग्स वगैरह नहीं जा पाते हैं, तो वो उनकी काफ़ी हेल्प होगी। मेरा ये मानना है कि उसकी काफ़ी हेल्प होगी। और साथ में हमारी टेस्ट सीरीज भी रन हो रही है, तो वो भी आप बाई कर सकते हैं। ओके, काफ़ी अच्छा डिस्काउंट भी हम अभी चला रहे हैं, और साथ साथ में हमारा जो वहाँ पे भी हमारे अकॉर्डिंग टू सिस्टमेटिक चल रही है हमारी टेस्ट सीरीज भी पर डे।
उसको भी बाय करके अपनी प्रिपरेशन को और अच्छी कर सकते हो। काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस भी हमने रखा है, ठीक है। फुल ईयर का हम पैकेज भी वहाँ पे चल रहा है, ताकि पूरे ईयर आपको डेली बेसिस पे MCQ मिलते रहेंगे और आपकी प्रिपरेशन डे बाय डे गेटिंग बेटर अच्छी होती जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए RNCC को और करें अपने एम्स 9 से प्रिपरेशन का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।